ये कहानी है एक ऐसी फैमिली की जहाँ प्यार गहरा है लेकिन डेस्टिनी उससे भी ज़्यादा कठोर। हैमनेट हमें 16वीं सदी के इंग्लैंड में ले जाती है जहाँ एक माँ, एक पिता और उनके बच्चों की ज़िंदगी एक अनदेखे डर की शैडो में बदलने लगती है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि प्यार, लॉस और मेमोरीज की पावर की इमोशनल जर्नी है। कहानी शुरू होने से पहले हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हैमनेट और हैमलेट दरअसल उस वक्त में एक ही नाम थे। कहानी एक घने और प्राचीन जंगल से शुरू होती है। एनवायरनमेंट में एक उदास म्यूजिक गूंज रहा है, जैसे पेड़ों और हवा में लाइफ और डेथ की कहानी छिपी हो। सब कुछ थोड़ा ड्रीम जैसा लगता है, पर बहुत गहरा और सच्चा भी। दूसरी ओर एक घर के कमरे में एक लैटिन पढ़ाने वाला यंग लड़का खिड़की के पास खड़ा है। वो कुछ लड़कों को पढ़ा रहा है पर उसका मन बेचैन है। तभी उसकी नज़र दूर खेत में चलती एक लड़की पर पड़ती है। उसके हाथ पर एक हॉक बैठा है। उस लड़की का नाम एग्नेस है। एग्नेस जंगल के एक पुराने पेड़ के पास सोई हुई थी। वो जागती है और अपने हॉक को बुलाने के लिए ग्लव पहनती है। हॉक तेजी से उतरता है और उसके हाथ पर बैठ जाता है। उसे लगता है जैसे हवा में कोई अजनबी सिग्नल है। गार्डन में विल और एग्नेस की पहली मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को गहराई से देखते हैं। विल उसके हॉक को छूने की कोशिश करता है और एग्नेस उसे रोकती है। फिर भी वो चुपचाप उसे परखती रहती है। उनके बीच एक अजीब सा अट्रैक्शन है। थोड़ी नोकझोंक के बाद एग्नेस अचानक उसे किस कर लेती है और अपना नाम बताती है, लेकिन फिर वो उससे दूरी बना लेती है, जिससे विल कंफ्यूज हो जाता है। घर लौटने पर एग्नेस की स्टेप मदर जोआन उससे सवाल करती है। घर का माहौल स्ट्रिक्ट और काफ़ी कोल्ड है। जोआन अपनी बेटियों की तारीफ करती है और एग्नेस पर कमेंट करती है कि वो जंगलों में भटकती रहती है। एग्नेस चुप रहती है, पर उसके अंदर विल से हुई मुलाकात की फीलिंग्स चल रही हैं। उधर विल अपने घर लौटता है। उसका घर भारी और टेंशन से भरा है। उसके फादर स्ट्रिक्ट और गुस्से वाले हैं। खाने की टेबल पर आर्गुमेंट होता है और फादर उसे इंसल्ट करते हैं। गुस्से में उसके फादर उस पर हाथ भी उठाते हैं। फैमिली में वायलेंस को जैसे नॉर्मल मान लिया गया है। रात में विल एटिक में बैठकर लिखता है। उसके अंदर स्टोरीज हैं, ड्रीम्स हैं, पर वो अपने घर की प्रिजन जैसी ज़िंदगी में घुट रहा है। विल फिर जंगल में एग्नेस को ढूंढता है। वो उसे हर्ब्स इकट्ठा करते देखता है। एग्नेस उसे अपने बारे में लोगों के रूमर्स बताती है, जो कहते हैं कि वो किसी विच की बेटी है। फिर वो उससे एक स्टोरी सुनाने को कहती है। विल ऑर्फियस और यूरिडाइस की स्टोरी सुनाता है, जिसमें लव और लॉस का दर्द है। एग्नेस उस स्टोरी से काफ़ी गहराई से इम्प्रेस्ड होती है। एग्नेस हर्ब्स से पेस्ट बनाती है और विल के घाव पर लगाती है। वो उसके हाथ को पकड़कर लाइफ के बारे में फील करने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि विल के अंदर बहुत बड़ा वर्ल्ड छिपा है, पर कोई चीज़ उसे रोक रही है। दरअसल वो लोगों के हाथ पकड़कर उनका भविष्य जानने की कोशिश करती है। खैर, धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होता है। वो एक दूसरे को चूज़ करते हैं। फिर कहानी पास्ट में जाती है, जब एग्नेस की माँ रोवन हर्ब्स की नॉलेज अपनी बेटी को सिखा रही थी। वो घाव और स्कार्स के बारे में समझाती है कि जैसे पेड़ चोट के बाद अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, वैसे ही इंसान भी अपने दुखों से सीखकर स्ट्रांग होते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एग्नेस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो विल के घर जाती है। विल की माँ नाराज़ होती है और इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। फादर प्रैक्टिकल ढंग से बात करते हैं और शादी की कंडीशंस की डिस्कशन करते हैं। एग्नेस का भाई बार्थोलोम्यू चिंता में है। उसे लगता है कि इस हाउस में कुछ ठीक नहीं है। एग्नेस अपने भाई से कहती है कि वो विल को इसलिए चूज़ कर रही है क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेशल है। उसका भाई डरता है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। एग्नेस जानती है कि वो सचमुच चेंज हो रही है, पर वो अपने डिसीजन पर अडिग रहती है। एग्नेस और उसका भाई बार्थोलोम्यू अपनी माँ की बात याद करते हैं, जो कहती थी, दिल को बंद मत करो, उसे हमेशा सूरज की ओर रखो। एग्नेस बताती है कि सब लोग डरते हैं, लेकिन उनकी माँ कभी नहीं डरी। वो कहती है कि उसे एक ऐसा आदमी मिला है
जो उसे वैसे ही प्यार करता है जैसी वो है। वो उससे शादी करना चाहती है। दोनों साथ साथ एक पुराना मंत्र बोलते हैं। रात में चर्च में चुपचाप शादी होती है। कुछ ही लोग मौजूद हैं। एग्नेस को चर्च के अंदर अजीब डर फील होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो मन ही मन मंत्र रिपीट करती है जो उसे उसकी माँ ने सिखाया था। फिर वो अपने होने वाले हस्बैंड की ओर देखती है। जब वो स्माइल करता है तो उसका डर कम हो जाता है। कुछ महीनों बाद जब उसकी प्रेगनेंसी तीसरे ट्राइमेस्टर में पहुंचती है, एक रात वो घबरा कर उठती है। टाइम बीतता है और उसे लेबर पेन शुरू होने लगता है। वो फॉरेस्ट में एक पुराने पेड़ के पास जाकर एक बेटी को जन्म देती है। विल और बार्थोलोम्यू उसे ढूंढ लेते हैं। विल अपनी न्यूबॉर्न डॉटर को देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन पेड़ के नीचे एक गहरा होल देखकर अनईजी भी फील करता है। एक साल बाद घर में लाइफ नॉर्मल चल रही है। एग्नेस घर के काम करते हुए अपनी बेटी सुजैना के साथ खेलती है। उसे एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। बाद में उसे लगता है कि ये स्मेल उसके हस्बैंड विल से आ रही है। विल सिक और टायर्ड दिखता है। वो चिड़चिड़ा हो गया है और रात में जागकर लिखता रहता है। एग्नेस उसके लिए परेशान है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम खुलकर नहीं बताता। एग्नेस को लगता है कि विल को लंदन जाना चाहिए, जहां उसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसका भाई इसके खिलाफ है क्योंकि एग्नेस फिर अकेली रह जाएगी, लेकिन एग्नेस जानती है कि विल के अंदर बहुत टैलेंट है और ये छोटा टाउन उसे रोक रहा है। आखिरकार विल लंदन जाने का डिसीजन लेता है। दोनों हैवी हार्ट से अलग होते हैं। एग्नेस फिर से प्रेग्नेंट होती है। लेबर पेन शुरू होता है, लेकिन इस बार रिवर में बाढ़ आ गई है और वो फॉरेस्ट जाने के लिए जैसे ही निकलती है, उसकी सास उसे रोक देती है। वो किसी कीमत पर उसे वहाँ नहीं जाने देना चाहती। घर में ही मिडवाइफ की हेल्प से उसकी डिलीवरी करवाई जाती है। पहले एक बेटा जन्म लेता है, फिर पता चलता है उसकी कोख में ट्विंस हैं। दूसरी बार वो एक लड़की को जन्म देती है जो पहले डेड लगती है। वो रोती नहीं है, लेकिन अचानक एग्नेस के पास आकर वो रोना शुरू कर देती है। सब चैन की सांस लेते हैं। टाइम बीतता है। ट्विंस जूडिथ और हैमनेट बड़े हो जाते हैं। वो अक्सर कपड़े बदलकर एक दूसरे की जगह लेते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं। विल अब लंदन में काम कर रहा है और घर आता जाता रहता है। फैमिली साथ में प्ले के डायलॉग्स बोलती है और हैप्पी मोमेंट्स बिताती है। एक दिन एग्नेस का फेवरेट हॉक मर जाता है। पूरी फैमिली फॉरेस्ट में उसे दफनाने जाती है। एग्नेस को एक अनजाना फियर महसूस होता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। विल फिर लंदन जाने की तैयारी करता है। वो अपने बेटे हैमनेट से कहता है वो बहादुर बने और अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखे। फादर सन के बीच एक प्राइवेट बात होती है जिसे कोई और नहीं जानता। रात में विल और एग्नेस फ्यूचर की बात करते हैं। विल चाहता है कि पूरी फैमिली लंदन आकर साथ रहे, लेकिन एग्नेस को डर है कि उनकी बेटी जूडिथ सिटी की हवा में बीमार पड़ सकती है। वो बचपन से ही काफ़ी कमज़ोर रही है। आखिरकार विल फैसला करता है कि वो लंदन में हाउस नहीं खरीदेगा, बल्कि स्ट्रैटफोर्ड के पास एक ज़मीन खरीदेगा ताकि उसकी फैमिली वहीं सेफ रह सके। एग्नेस उसका हाथ पकड़कर थैंक यू कहती है। दोनों अपने अपने सपनों और डर के साथ चुप बैठे रहते हैं। विल जब जाने लगता है तो बच्चे उससे लिपट जाते हैं। वो उन्हें गली के मोड़ तक जाते देखता रहता है। हैमनेट बार बार पीछे मुड़कर हाथ हिलाता है जब तक कि वो दरवाजे के अंदर गायब नहीं हो जाता। सड़क खाली हो जाती है, पर विल कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, जैसे उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हों। फिर वो भारी मन से मुड़कर चला जाता है। कुछ वक्त बाद एग्नेस बगीचे में हैमनेट को अकेले खेलते हुए पाती है। उसके हाथ में लकड़ी की तलवार है, पर उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है। एग्नेस उसके पास जाती है, उसे गले लगा लेती है और उसके हाथ की रेखाएं देखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उसका भविष्य पढ़ रही हो। वो मुस्कुराकर कहती है कि एक दिन वो बड़ा होकर लंदन में अपने फादर के साथ थिएटर में काम करेगा। ये सुनकर हैमनेट की आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटमेंट से कहता है कि वो स्टेज पर तलवार लेकर लड़ेगा और सबको डरा देगा।
एग्नेस उसे खेलते हुए देखती रहती है और उसकी मासूम इमेजिनेशंस में खो जाती है। उधर लंदन में विल थेम्स नदी के किनारे बेचैनी से बैठा है। शहर में प्लेग का डर फैला हुआ है। लोग घर छोड़कर टेंट्स में रह रहे हैं। सड़कों पर अफरा तफरी है। एक घर से सामान बाहर फेंका जा रहा है और आग में जलाया जा रहा है। पहरेदार दरवाजे बंद कर रहे हैं। किसी की लाश गाड़ी पर ले जाई जा रही है। ये सब देखकर विल घबराहट में वहां से निकल जाता है। घर के बगीचे में मधुमक्खियां बेचैन होकर मंडरा रही हैं। एग्नेस को अनहोनी का आभास होता है। वो बच्चों को अंदर रहने को कहती है। उसी दौरान हेमनेट एटिक में जाता है और जूडिथ को बिस्तर पर कमज़ोर हालत में देखता है। उसका शरीर तप रहा है और गर्दन पर एक गांठ जैसी चीज़ उभर आई है। हेमनेट डर जाता है। शाम तक जूडिथ की हालत और बिगड़ जाती है। एग्नेस उसे जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाती है, पर रात सबसे कठिन होती है। सबके मन में डर घर कर लेता है। सुबह हेमनेट दर्द और डर के बीच अपनी बहन के पास लेट जाता है। वो जैसे मौत को चुनौती देता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि उसकी जान लेकर जूडिथ को छोड़ दिया जाए। अगली सुबह एग्नेस देखती है कि जूडिथ का बुखार उतर गया है, पर हेमनेट का शरीर ठंडा और पीला पड़ चुका है। उसके गर्दन पर भी वही गांठ है जो जूडिथ के गर्दन पर थी। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने कपड़े की जगह अपनी ज़िंदगी बदल ली हो। एग्नेस हर पॉसिबल उपाय करती है, जड़ी बूटियाँ, नमक, प्रार्थना, पर कुछ काम नहीं आता। हेमनेट की सांसें धीरे धीरे थम जाती हैं और कमरे में भारी सन्नाटा छा जाता है। गांव की औरतें कहती हैं कि प्लेग से मरने वाले को जल्दी दफनाना चाहिए। एग्नेस टूट चुकी है, पर वो खुद अपने बेटे को आखिरी बार नहलाकर तैयार करती है। जब विल लौटता है तो पहले जूडिथ को जिंदा देखकर राहत महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वो ढका हुआ शरीर देखता है और चादर हटाता है, उसकी दुनिया बिखर जाती है। वो अपने बेटे को खो चुका है। वक्त बीतता है, पर घर का सन्नाटा गहरा होता जाता है। वो खुद को मजबूत करता है। विल वापस लंदन जाने की बात करता है और दरवाजे पर ठहर कर कहता है कि यदि वो चाहें तो उसे मैसेज भेज दें, वो लौट आएगा। लेकिन वो जानता है कि रुकना अब पॉसिबल नहीं है। वो खुद को मजबूर करता है और चला जाता है। एग्नेस को यकीन नहीं होता कि अपने बेटे की मौत के सदमे में और इतना कम वक्त गुजरने के बाद आखिर वो लंदन जाने की सोच कैसे सकता है। लेकिन विल एग्नेस को उनकी शादी के बेड के किनारे अकेला बैठा छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। 1 महीने बाद एटिक खाली है, जैसे वहाँ कभी कोई लाइफ थी ही नहीं। दीवारों के निशान और चूल्हा वैसे ही है, पर वो वैसी नहीं है। यही सबसे बड़ा चेंज है। लंदन में ग्लोब थिएटर बन रहा है। पेड़ों और लकड़ी को काटकर सिविलाइजेशन का टेम्पल खड़ा किया जा रहा है। वॉयलेंट भी, मैजिकल भी। अधूरे स्टेज पर विल खड़ा है। बैकग्राउंड में बने एंशिएंट फॉरेस्ट के चित्र के बीच एक कला एम्प्टी आर्क है, एक वॉइड। वो उसे देखता है। अब वो उस डार्कनेस से डरता नहीं, जैसे उसके अंदर का फियर पत्थर बन चुका है। 6 महीने बाद नए घर का गार्डन फूलों से भर गया है। एप्पल ट्रीज फैल गए हैं। मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं। लेवेंडर की खुशबू हवा में है। जूडिथ की कैट्स ने बेबीज को जन्म दिया है और पूरा गार्डन उनसे भरा है। पर नया आलिशान हाउस भी एग्नेस को बिल्कुल नहीं बदलता। वो अब भी फील्ड्स में बास्केट लेकर घूमती है। एक दिन जॉन आती है और विल के नए प्ले का पैम्फलेट देती है। बीच में छपा नाम है हैमलेट। उसके हाथ कांपते हैं। महीनों से विल का कोई लेटर नहीं आया और अब उसके बेटे का नाम स्टेज पर। 3 दिन बाद एग्नेस भाई के साथ लंदन पहुंचती है। शहर टूटा हुआ, बदबू और शोर से भरा है, पर उसकी नज़र सिर्फ अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है। एटिक में उसका कमरा सिंपल और कोल्ड है। उसे समझ नहीं आता ये वहाँ अकेला कैसे रह सकता है। ग्लोब थिएटर भरा हुआ है। क्राउड, शोर, पसीना, चीप सीट्स, ऊंची गैलरीज। स्टेज पर एंशिएंट फॉरेस्ट का सीन और बीच में वही काला वॉइड। प्ले शुरू होता है। गार्ड्स गोश्त की बातें करते हैं। अचानक सफ़ेद चादर में ढका एक गोश्त उस वॉइड से निकलता है। एग्नेस सांस रोक लेती है। वो विल है। उसने खुद को गोश्त के रूप में छुपा लिया है। फिर एक यंग एक्टर स्टेज पर आता है।
हैमलेट, उसके गोल्डन हेयर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एग्नेस को उसमें अपने बेटे का ग्रोन अप वर्जन दिखाई देता है। उसका दिल टूट जाता है। विल ने उनके बेटे की डेथ को अपनी आर्ट में बदल दिया है। जब गोस्ट कहता है कि उसके कान में पॉइजन डाला गया था और उसकी बॉडी सड़ गई, ऑडियंस सन्न रह जाती है। वो सब प्लेग के पेन को पहचानते हैं। एग्नेस समझ जाती है विल ने हैमलेट की मौत को अपनी वॉइस दे दी है। वो स्टेज के किनारे खड़ी फुसफुसाती है, मेरी तरफ देखो, और गोस्ट सचमुच उसकी आंखों की ओर देखता है। एक पल के लिए विल और एग्नेस की आंखें मिलती हैं। सरप्राइज, लव, ग्रीफ, सब एक साथ, और वो फिर से गोस्ट बन जाता है। टू बी और नॉट टू बी, स्टेज पर सवाल गूंजता है। लाइफ या डेथ, सहना या फाइट करना। एग्नेस यंग हैमलेट को देखती है, क्यूरियस, ब्रेव, इनोसेंट, जैसे उसका बेटा हो सकता था। ओफेलिया के दुख में वो खुद को देखती है। ऑडियंस का कलेक्टिव ग्रीफ जैसे प्यूरिफिकेशन बन जाता है। आखिरी सीन में स्वॉर्ड फाइट होती है। हैमलेट घायल होकर गिरता है। पॉइजन, बिट्रेयल, डेथ, सब कुछ एक स्टॉर्म की तरह आता है। हैमलेट मरते हुए कहता है, द रेस्ट इज साइलेंस। वो एग्नेस के सामने गिरता है। पूरा थिएटर रो रहा है। एग्नेस और विल दूर खड़े होकर एक दूसरे को देखते हैं। पहली बार वो नजर नहीं चुराते। एग्नेस फुसफुसाती है, हैमलेट वापस आओ। तभी सीन बदल जाता है, जैसे टाइम टूट गया हो। हैमलेट उस काले डोरवे के किनारे खड़ा है जहाँ से वो गया था। वो पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखता है। वो इंतज़ार कर रहा था ताकि वो उसे जाने दे सके। एग्नेस उसकी आंखें महसूस करती है। वो उसे देखती है, वो मुस्कुराता है और डार्कनेस में कहीं चला जाता है। आंसू उसकी गालों पर बहते हैं, ग्रीफ के, सरेंडर के, एक्सेप्टेंस के, और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।